बिकॉज रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें कंफ्यूजन के चांसेस अपने आप बना लोगे। अदरवाइज क्या है कि हर टॉपिक को अगर आप सही ढंग से कॉन्सेप्चुअलाइज करते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर इसके लिए टाइम नहीं मिला सर, वो अब शाम में करेंगे। हाँ, तो थोड़ा टाइम निकालना है एक्चुअली। जब हो जाता है तो उसके बाद अगर विद इन 5 मिनट भी आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़ा था और हार्ट के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो हम लोगों ने ली थी। तो उसमें कोई डाउट है? कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी रिवाइज किया आप लोगों ने? क्योंकि वो सारे फेजेस वापस से एंटी एरिथमिक ड्रग्स जब हम लोग देखेंगे तो वो फेजेस वापस से स्टडी करने। तो नहीं किया हो तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसको रिवाइज करना है। सेकंड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखा था, जिसमें जितनी भी ड्रग्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्ट करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, एंटी एरिथमिक, तो ये जो मेजर कैटेगरीज हैं इनका आपको जो क्लासिफिकेशन है वो तैयार करना है। बिकॉज अभी आप लोग जब इनकी डिटेल स्टडी में जाओगे तो जो डिटेल स्टडी है अगर आपने रिवाइज नहीं किया है और जो क्लासिफिकेशन है वो रेडी नहीं है आपका, तो फिर एक और चांसेस है जहां पर आप लोग डाउट में आ जाओगे। तो मैं चाहता हूं एक बार वो स्लाइड को आप लोग इसी टाइम पीरियड में ओपन कर लें और रिवाइज करना स्टार्ट करें। बिकॉज और कोई रास्ता है नहीं, टाइम आपको मिलता नहीं है और टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ही। तो देखिए आप लोग, मेरी तो एडवाइस यही है आपको, अगर अभी स्लाइड ओपन आप कर सकते हैं तो जल्दी से उनको रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया। तो अभी तक हम उसी सिस्टम को देख रहे हैं और एक कैटेगरी हम लोगों ने कंप्लीट की है। और अब थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसी टाइम पीरियड में डेवलप करके आपको आगे चलना होगा। हाँ, तो इसको इसके अकॉर्डिंग अगर कोई डाउट है अभी तो जैसे आपको बीच में याद आया आप लोग पूछ सकते हैं। जो ड्रग्स हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा ACE इनहिबिटर्स, वो कैटेगरी को रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्चुअली आप लोगों को जैसे आप लोगों ने स्टडी किया है उसी को कॉन्साइज करना है। तो सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन सेकंड के जितने भी इफेक्ट हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता अब डाउट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बीच में एक बार भी रिवाइज किया है, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पार्ट 6 तक हम लोगों ने देखा है। अगर इसमें से एक भी पार्ट आपने बीच में देखा होगा, इंटरेस्ट है तो हो गया होगा। और बीच बीच में कई बार उसका जो फ्लो चार्ट है वो आया था। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एंजियोटेंसिन सेकंड की तैयार करनी है आपको, कि ये जनरेट क्यों होता है और इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है। उसके बाद जो ड्रग्स हम लोगों ने देखी हैं वो ड्रग क्या करेंगी, यानी कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उनके वो अगेंस्ट काम करेंगी। यानी कि जब ये हाइपरटेंशन की कंडीशन को वर्स्ट करने जाएगा
तब फिर जो ड्रग दी जाएगी वो इसके इफेक्ट को कम करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, मेनली इसके जो बेसिक इफेक्ट है उनको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इसके चलते होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में सोडियम एंड वाटर का जो रिटेंशन है वो होगा, और जो बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो इनके अराउंड चलेंगी या इसके चलते उनमें फ्लक्चुएशन होगा। जैसे जो फर्स्ट ड्रग हम लोगों ने देखा दैट इज द कैप्टोप्रिल। जो कैप्टोप्रिल है सल्फ हाइड्राइल कैटेगरी को बिलोंग करता है, और जो कैप्टोप्रिल है उसके जो बेसिक इफेक्ट हैं ACE इनहिबिशन की वजह से जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसका जो बेसिक इफेक्ट है वो देखने को मिलता है जब उसकी डोज 25 mg से स्टार्ट होती है। और उसकी डोज को लेके ये डिस्कशन हुआ है कि एक दिन में कम से कम 50 mg डोज जो मैक्सिमम डोज है वो जानी चाहिए। 25 mg से स्टार्ट हो और एज पर द रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 50 mg दिन में 2 बार या दिन में 3 बार करके डोज जाना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी है इसको कंप्लीट करना है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। सर माइक म्यूट में है। ओके 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 सॉरी, वो एक्चुअली मेरी बेटी अंदर रूम में आ गई थी और वो शोर मचा रही थी, उसको मैं बाहर छोड़ के आया हूँ। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो ड्रग है एनालाप्रिल, जो सेकंड ड्रग है एनालाप्रिल, वो एज सच नहीं जाती है और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रो ड्रग काम करती है और अपना जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसको जनरेट करती है जिसका नाम है एनालाप्रिलेट। तो ये जब मेटाबोलाइट बनता है तो फिर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और इसी टाइम पीरियड में इसको टाइम लगता है अपना इफेक्ट को जनरेट करने में। तो जो सेकंड ड्रग है उसमें ये फायदा है इस ड्रग का कि जो कैप्टोप्रिल है उसकी वजह से अगर डोज में फ्लक्चुएशन हो जाएगा या ज्यादा डोज चली जाएगी तो एकदम से फर्स्ट डोज में फॉल इन बीपी आपको देखने को मिलेगा, सडन फॉल इन बीपी। बट अगर आप एनालाप्रिलेट को यूज करेंगे तो उसमें जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो बनने में टाइम लगेगा और ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एनालाप्रिल है वो मोर पोटेंट है, उसकी जो पोटेंसी है वो कैप्टोप्रिल से ज्यादा है, यानी कि उसका जो डोज है वो कम डोज में ही उतना इफेक्ट को जनरेट कर लेगी, तो फिर उसका डोज कम हो जाएगा। तो जहां पर हम बीडी और टीडीएस की बात कर रहे थे वहां पर हम ओडी पर आ जाएंगे, वंस डेली। और फिर जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम लोगों ने ये वाला जो स्लाइड है इसमें डिस्कस किया था, दैट इज लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल जो कैटेगरी है और जो एनालाप्रिल है
उसी से ये जनरेट हुई है। अगर आप इसको देखें तो वहां पे प्रोलीन था कैप्टोप्रिल में, और यहाँ पर है लाइसिन। तो लाइसिन जो डेरिवेटिव है एनालाप्रिलेट का, वो देखने को मिला है। अब लाइसिन जो डेरिवेटिव है, इसके चलते हाइड्रोलिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो जनरेट हो जाता है विदाउट हाइड्रोलिसिस। यानी कि जो टाइम ऑनसेट ऑफ एक्शन में लग रहा था वो थोड़ा कम हो गया, कि जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट को जनरेट करता और अपना जो एक्शन है उसको शो करता। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिला है कि इसका हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो एक्टिव मेटाबोलाइट है जनरेट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है दैट इट्स ऑरल एब्जॉर्प्शन इज स्लो। तो हालांकि जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसमें तो इसने इम्प्रूवमेंट किया है एज कंपेयर टू एनालाप्रिल, बट ऑरल जो एब्जॉर्प्शन है वो अभी भी स्लो है। बट जो इफेक्ट हमको चाहिए उसके लिए भी ये प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मेकिंग फर्स्ट डोज हाइपोटेंसिव इज लेस लाइकली। जो कैप्टोप्रिल के साथ प्रॉब्लम था कि 25 mg अगर आपने उसका डोज दिया तो हालांकि उसका जो पोटेंसी है कम है, बट इतनी क्वांटिटी के चलते या उसका जो इफेक्ट है उसमें एज सच ड्रग जाएगा, एक्टिव जो मेटाबोलाइट है वो बनने का स्टेज नहीं है, तो उसके चलते वो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन जनरेट वहां पर कर सकता है। बट इन बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट को बना रहे हैं, और फिलहाल जो सामने है वो विदाउट हाइड्रोलिसिस बना रहा है। तो यहाँ पर एक इसका ये प्लस पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है दैट इट इज अनअफेक्टेड बाय फूड। The duration of action is considerably longer, permitting a single daily dose and ensuring uniform hypotensive action around the clock. तो यही हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उससे फाइट करने के लिए हमें यही रिक्वायरमेंट चाहिए, और ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसी से हमको मिल गई। और बाकी जो वीनस रिटर्न है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कार्डियक आउटपुट है, वो फिर विद इन फ्यू वीक्स इसकी वजह से कम होने लग जाता है। तो ये डिजायरेबल एक्शन है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो कैटेगरी है या नेक्स्ट जो ड्रग है पेरिंड्रोपिल, इसको भी यूज किया जाता है, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ another long acting ACE inhibitor with a slow onset of action. तो यहाँ पर लेस चांस है फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन का, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। तो ऑलरेडी हम लोगों को ये जो पॉइंट है इससे पहली वाली ड्रग में मिल ही गया। सेकेंड पॉइंट इसके साथ है दैट 66 to 95% ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन जब ड्रग का हो जाता है तो उसमें से केवल 20% जो ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट जो पेरिंडोप्रिलेट है उसको जनरेट करती है। तो ये यहाँ पर है कि फिर इतनी ज्यादा क्वांटिटी को आप इसका डोज जो दोगे, हालांकि लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वहां पर इस टाइप के मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या है कि हमको स्टडी 1 साल तक चल रही है दवा, 2 साल तक चल रही है, तो इस टाइप के सॉल्ट उस कंडीशन के लिए सूटेबल होते हैं कि आपने दिया है उसमें से 20% कम होगा, 20% काम करेगा, बाकी का जो है वो इनएक्टिव जो प्रोडक्ट है उसको बनाएगा, और ऐसे ऐसे स्लो एक्शन उसका देखने को मिलेगा। तो बहुत ही लाइट कंडीशन में लॉन्ग टर्म जो यूज है वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। अदरवाइज जहां पर मॉडरेट रिक्वायरमेंट है या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो इस पॉइंट के चलते इसको नहीं लिया जाएगा, और इसीलिए इसके कुछ और कॉम्बिनेशन भी जैसे एम्लोडिपिन के साथ इसको लिया जा रहा है।
extensive metabolism to other inactive product occurs. The efficacy and tolerance of perindopril are similar to other ACE inhibitors. So this is similar kind of molecule. Next one is fosinopril. Fosinopril केमिकल बेसिस पे देखें तो डिफरेंट बेस है इसका, सल्फहाइड्राइल और अभी जो डिस्कस किया लाइसिन जो डेरिवेटिव है उसको लेके थोड़ा सा ये फॉस्फिनेट कंपाउंड है, हालांकि न्यूक्लियस सेम है बट फॉस्फिनेट को लेकर डिजाइन किया गया है। रीनल इंपेयरमेंट में इसका जो टी हाफ है उस पर कोई असर नहीं होता है, जो भुवनेश ने सुबह क्वेश्चन पूछा था तो उसी के ऊपर है ये, और इसका डोज है वो एक जैसा रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस मॉलिक्यूल का कि मान लीजिए जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं तो जनरली एज भी ज़्यादा हो जाती है, जो भी फैक्टर्स हैं उसके चलते हैं रीनल फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है। बट अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका टी हाफ उससे ऑल्टर नहीं कर रहा है तो यानी कि जैसे उसका जो पाथवे है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन शो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, like the most other, it is a prodrug suitable for one's daily administration, and the first dose hypotension is more likely. अब इसमें एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं कर रहा है, जो कॉन्जुगेशन है उसके थ्रू इसका जो एलिमिनेशन है वो होगा, तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप ये देखें तो केवल एक पॉइंट है कि जहां पर आपको जो रीनल फेलियर वाले कहीं पे चांस हो, ऐसे कोई पेशेंट मिले जो डायग्नोसिस का पार्ट है एक्चुअली, तो फिर डॉक्टर इस पॉइंट को देखते इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज रीनल फेल्योर के कंडीशन में ये यूज किया जाता है ना। हाँ, जिन पेशेंट का कुछ पार्ट काम कर रहा है, किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर ये जो पूरी लिस्ट है इसमें से हम ये मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और इसका डोज पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है टेरेंड्रोपिल। इसका जो बेसिस है इट इज अ कार्बोक्साइल प्रोड्रग, यानी कि ये भी अपने आप में जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसको जनरेट करेगी, एंड 40 to 60% बायो अवेलेबल इन एक्टिव फॉर्म। तो बायो अवेलेबिलिटी जैसे आप लोगों को पता है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो 40% और 60% एक अच्छा रेशियो है, और अगर ये रेशियो वो जनरेट करती है और एक्टिव फॉर्म में वो जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, तो यानी कि जो कंडीशन हम लोगों ने एनालाप्रिल में देखी थी लगभग वैसी कंडीशन है। एब्जॉर्प्शन इज नॉट डिलेड, इज डिलेड बट नॉट डिक्रीज बाय फूड। तो ये पॉइंट हम लोगों ने मॉर्निंग में भी किया था डिस्कस। एनालाप्रिल में फूड की वजह से डिले था, यहाँ पर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। द पीक इफेक्ट अकर्स इन 4 to 6 hours। ये थोड़ा सा पॉइंट है कि पीक इफेक्ट इसका 4 to 6 hours में आएगा। इट इज पार्टली मेटाबोलाइज एंड eliminated both in urine and feces. The plasma T half of active metabolite is 16 to 24 hours, suitable for one's daily dosing. तो सिमिलर वो कंडीशन है। थोड़ा सा देखा जाए तो इसका डोज और 2 mg की रिक्वायरमेंट में काम हो जाता है, तो जो फॉर्मुलेशन है वो 2 mg का है। तो 16 to 24 आवर्स जो एक्टिव जो मेटाबोलाइट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज किया जा सकता है। रेमिप्रिल हम लोगों ने जैसे सुबह डिस्कस किया, तो लोकल जो ACE सिस्टम काम कर रहा है, लोकल RAS जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के अंदर काम कर रहा है या डिफरेंट ऑर्गन के अंदर काम कर रहा है, वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है।
जो किडनी में चल रहा है ऑलरेडी वहां तो ये काम करेगा ही, बट दूसरे जो ब्लड वेसल्स हैं और जो ऑर्गन के अंदर जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड हो रहा है वहां पर भी ये काम करेगा। तो इसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है और जो ओवरऑल इफेक्ट है वो अच्छा देखने को मिलता है, तो इसको ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। The plasma T half of its active metabolite ramiprillate is 8 to 18 hours, but the terminal T half is longer due to slow release of the tissue bound drug. Next molecule is imidapryl. The oral bioavailability of this long acting prodrug ACE inhibitor is 40%, that is reduced by taking with meals. The peak effect occurs in 6 to 8 hours and plasma T half is more than 24 hours. Dose 5 mg OD and this. तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लगभग वैसे ही कंडीशन है। ऑरल जो बायो अवेलेबिलिटी है लॉन्ग एक्टिंग के चलते 40% है और रिड्यूस हो जाती है बाय टेकिंग मील्स। डोज अगर हम देखें तो 5 mg OD है, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल वैसे ही एक्शन को शो कर रहा है। बेनाजाप्रिल एक नॉन सेल्फ हाइड्राइल बेस है इसका और बायो अवेलेबिलिटी 37% है और थोड़ा सा कम है, और टी हाफ इसका 10 से 12 घंटे का है। तो लॉन्ग टी हाफ, शॉर्ट टी हाफ और डोज 10 mg का है। तो यूज करने का जो क्राइटेरिया है, जैसे हम लोगों ने वो सुबह किया डिस्कस, कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है, कुछ होता है, तो फिर ये सॉल्ट मार्केट में आ जाता है। अदरवाइज जिसका जो इकोनॉमिक से अच्छा है और बनने में चीप है सॉल्ट, एक्चुअली क्या है, कॉस्ट तो हर जगह मैटर करती है। तो इसलिए क्योंकि हर एक सॉल्ट है तो उसका कॉस्ट तो डिफर करेगा, सेम कॉस्ट पे तो हर सॉल्ट नहीं बनेगा। तो जिस सॉल्ट का कॉस्ट भी चीप है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ तक सॉल्ट के बारे में था। इसके बाद बताइए कोई डाउट है तो। इसमें तो नहीं है सर। तो आगे देखें फिर जो क्लासिफिकेशन पार्ट है, ओके, तो हाइपरटेंशन को डिस्कस करते हैं कि इनका मेजर रोल क्या होता है। तो आप लोग जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल एंड रिलैक्स ब्लड वेसल। तो डायग्राम से सीधा आपको पता चल रहा है कि एंजियोटेंसिन सेकंड का ये काम है कि उसने ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, कैसे किया है ऑलरेडी हम लोगों ने उसकी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो देखे हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स और कॉन्स्ट्रिक्शन। बट उसने ये जो काम किया है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है। जो बॉडी का नॉर्मल फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो उसका पार्ट है। बट ये प्रॉब्लम कहाँ करता है, जब हाइपरटेंशन ऑलरेडी बॉडी में जनरेट हो जाता है। तो वैसे तो क्या है कि नॉर्मली जैसे ही राइज इन बीपी होगा ये सिस्टम अपने आप काम करना बंद कर देगा। बट जैसे इसमें लिखा हुआ है अबाउट 50% पेशेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल जो हाइपरटेंशन है इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, यहाँ पर जो बेसिक जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। ये बताता है कि इसका कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि ये मान सकते हैं आपकी एज वाइज
या न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कुछ फ्लक्चुएशन अपने आप जो ब्लड प्रेशर है उसमें होगा। तो ऐसा लगभग 50% जो पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग है। About the 50% patient of essential hypertension respond to the monotherapy of ACE inhibitors and majority of the rest of their combination with diuretics or beta blocker. तो हाइपरटेंशन जो कंडीशन है, अभी हम लोग जिस सिस्टम की बात कर रहे थे वो एक स्मॉल सिस्टम था। रेनिन जो एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है एक सपोर्टिव वो सिस्टम है जो बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब आप हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फिजियोलॉजी में आ जाएंगे और वो सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करेंगे तो हाइपरटेंशन जनरेट होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंगल ड्रग तो दी नहीं जाएगी, डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। इसमें यह है कि इसका ACE जो इनहिबिटर्स है उसका मोनोथेरेपी दिया जाता है। द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ लोअर डोजेस डेवलप ग्रेजुअली ओवर 2 to 3 वीक्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा, दे ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर से या तो सारा काम हो जाता, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ACE को हम यूज क्यों करें, इनहिबिटर्स को? डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर से सारा काम हो जाए, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको आप बाहर निकाल दें तो काम हो जाएगा। बट इसका रोल है और इनकी हेल्थ से जो हाइपरटेंशन है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसा कि फर्स्ट जो एडवांटेजेस है, lack of the postural hypertension, electrolyte disturbances, feeling of weakness and CNS effect। डायूरेटिक्स पे जो पेशेंट रहते हैं उनको वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज उसमें फ्लूइड जो बॉडी से बाहर निकलता है जब डायूरेटिक्स चलते हैं तो बहुत सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू बॉडी से चली जाती है, उसके चलते वीकनेस आ जाएगी। बॉडी में वीकनेस रहेगी तो उसके जो CNS इफेक्ट हैं, डिजीनेस वगैरह वो सब रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है। सोडियम लेवल, आप लोगों ने अगर इसके जो केसेस हैं अगर स्टडी किया है तो सोडियम को लेके बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है, सोडियम का लेवल ठीक नहीं आता है तो उसके सोडियम लेवल मेंटेन नहीं होता है तो CNS जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल सोचने की जो शक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाती है, याददाश्त आदमी की वीक हो जाती है। तो ये सारे जो कंडीशन है उनसे बचने के लिए ये जो कैटेगरी अभी हम लोगों ने कंप्लीट की है ये यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि डायूरेटिक्स की डोज भी कम हो जाएगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी चलेगा और ये सारे जो इफेक्ट हैं होंगे तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट कम होंगे। नेक्स्ट इज द सेफ्टी इन asthmatic, diabetics, peripheral vascular disease पेशेंट। अब जैसे डायबिटीज की हम लोग बात करें, अस्थमा की बात करें या जिनको ऑलरेडी वस्कुलर डिजीज है पेरिफेरल, तो ये सारी जो कंडीशन है इसमें भी क्या होगा, डायबिटीज है जैसे तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो डायबिटिक ड्रग भी चल रही है, एंटी डायबिटिक। अब वहां पर क्या होगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं उनमें ये सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो भी देगा और इस कंडीशन को वर्स नहीं होने देगा। अभी जैसे जो एंजियोटेंसिन सेकंड है अगर वो लगातार काम करता है तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो किडनी में ब्लड फ्लो है वही कम हो जाएगा और उसके चलते जो ऑर्गन है वो स्ट्रेस में आ जाएगा।
तो अगर ये कंडीशन, जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है, डायबिटिक्स भी है, क्योंकि आजकल कोई एक सिंगल बीमारी को लेके नहीं चलता है, एक बीमारी होगी तो दूसरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर ये सपोर्टिव वहां पे काम करेगा और सोडियम वाटर का जो रिटेंशन हो गया है उसको कम करेगा और हेल्पफुल रहेगा। द रिसेंट evidences indicate that long-term ACE inhibitors therapy have the potential to reduce incidence of type 2 diabetes in high risk subject. तो इनका इतना पोटेंशियल है कि टाइप 2 डायबिटीज होने के जितने रिस्क फैक्टर हैं या चांसेस हैं उनको भी ये कम करता है। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन का कोई वो पेशेंट है, अगर उसे सही टाइम पे जो ACE जो थेरेपी वो मिल जाए तो उसके चलते उसके टाइप 2 होने के चांसेस कम हो जाएंगे डायबिटीज। द प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड पोटेशियम लॉस ड्यू टू डायूरेटिक्स। तो जैसे जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो क्या कर रहा था, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रहा था और वो जाकर सोडियम और वाटर का जो पोटेशियम है उसका लॉस कर रहा था। तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो वहां पर वो काम करेंगी। तो हाइपर होने के अगर वो कंडीशन आ जाएगी तो उसको भी ये नॉर्मलाइज वो करेगा और जो वाटर और सोडियम का जो रिटेंशन वहां पे हो रहा था उसको भी वो कम करेगा। रीनल ब्लड फ्लो इज वेल मेंटेन। तो रीनल ब्लड फ्लो जैसा कि जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है उसके चलते जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हो गया था, तो ये लोग वहां जाकर उसको मेंटेन करेंगे। दे रिवर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज wall to lumen ratio of blood vessel that occurs in hypertension patient. अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी कि जो वेंट्रिकल है वहां से अगर आप उसको देखें तो एक रेशियो है दैट इज वॉल टू ल्यूमन रेशियो ऑफ ब्लड वेसल। तो एक ल्यूमन फ्लूइड है और उसका जो प्रेशर है उसका जो रेशियो है, एक्चुअली होता क्या है हाइपरटेंशन में भी जो कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन बनती है कि मान लीजिए आपका लिपिड का जो प्रोफाइल है वो राइज कर रहा है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे होता जाता है, तो फिर वेंट्रिकुलर आर्टीरियल एट्रियल जो प्रेशर है वो भी डिफर होने लग जाते हैं। तो ये सब जो कंडीशन की वर्सनिंग है वहां पर उसको ये रिवर्स करेगा और वहां पर भी ये हेल्पफुल है। नो हाइपर यूरिसेमिया एंड नो डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। नो रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विड्रॉवल। अब ये किसका प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए हाइपरटेंशन में तो जो डायूरेटिक्स लिखे हुए हैं और जो ड्रग ऑलरेडी चल रहा है वो चलता रहेगा, इसको बीच में यूज किया जाता है और वापस से हटा लिया जाता है, ठीक है। तो हटाने की वजह से वापस से हाइपरटेंशन का विड्रॉवल सिम्टम नहीं हुआ। मिनिमम वर्सनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी हर तरीके की जो परफॉर्मेंस है ठीक होगी। लार्ज मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स। तो अब ये जो पार्ट है एक्चुअली ये बता रहा है कि जो मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स हैं, यानी कि हाइपरटेंशन के ऊपर स्टडी अगर लार्ज स्केल में हो तो क्या स्टडी आती है, लार्ज मल्टीसेंट्रिक ट्रायल कंफर्म दैट द ACE inhibitors reduce the cardiovascular morbidity and increase life expectancy of hypertensive patient। तो लार्ज स्केल में जब ट्रायल इसके लिए गए तो ऐसा मिला कि जो कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट हैं
और हाइपर जो टेंसिव जो पेशेंट हैं उनकी लाइफ इन्होंने इंक्रीज की. And it appears that their specific effect on myocardial and vascular cell growth, they have the greater protective potential than other class of antihypertensive drug. और इवन जो मायोकार्डियल सेल है, वस्कुलर सेल ग्रोथ है, वहां पर भी इनके जो इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव मिले दूसरी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनके कंपैरिजन में. ACE inhibitors are highly effective and first choice drug in renovascular and resistant hypertension.